जो दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास और राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा जो राजवंश है वो है मेवाड़। तो मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि मेवाड़ के इतिहास में कौन कौन से शासक रहे हैं, इनकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रही हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दुनिया गर्व करती है और भारत के लोग भी, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा राजवंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 566 ईस्वी से लेकर 1948 तक 1382 सालों तक शासन करने वाला ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे लंबा राजवंश कहलाता है। गुहादित्य से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक लगभग 1400 सालों तक इन्होंने यह शासन किया है। और मेवाड़ के वो शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत बड़े कष्ट सहन किए और सुख सुविधाओं का त्याग किया और अपनी मातृभूमि और अपनी धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े शासकों और राजनीतिज्ञों और ऐसी व्यवस्थाओं को चुनौती दी थी जो दुनिया में ताकतवर थे। इसलिए ये मेवाड़ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। हिंदुओं का सूर्य उन्होंने कभी अस्त नहीं होने दिया। इसलिए आज ये गर्व करने की बात है कि हमारे इस राज्य के अंदर ऐसा राजवंश रहा है मेवाड़। तो मेवाड़ के बारे में हम जानेंगे, मेवाड़ के इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन हम टू द पॉइंट चलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। मेवाड़ का इतिहास राजस्थान जीके का हिस्ट्री का पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ में हम पढ़ेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, मेवाड़ में कौन कौन से वर्तमान वाले जिले शामिल हैं, और गुहादित्य से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक और उस दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, प्रमुख युद्ध, प्रमुख संधियां, प्रमुख महल, किले वगैरह वगैरह, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मेवाड़। राजस्थान में मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान के 5 जिलों से मिलकर बना। तो आज के जो 5 जिले हैं जैसे उदयपुर मेवाड़ और राजसमंद भी मेवाड़, चित्तौड़गढ़ मेवाड़, प्रतापगढ़ मेवाड़, भीलवाड़ा, ये मुख्य रूप से मेवाड़ में शामिल होने वाले राजस्थान के 5 जिले हैं। और इसी क्षेत्र को प्राचीन काल में मेवाड़ या मेदपाट कहा जाता था। मेवाड़ का एक नाम मिलता है मेदपाट। इस मेदपाट से ही मिलकर मेवाड़ शब्द बना है। और मेद को पाटने वाला, मेद का मतलब क्या होता है? मेद का मतलब होता है मलेच्छ। मलेच्छों को पाटने वाला, मलेच्छों का मतलब होता है पापी। ऐसे पापी जिन्होंने बार बार यहाँ पर आक्रमण किया और धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की, उनको मलेच्छ कहा जाता था। और उन मलेच्छों को, उन पापियों को, यानी कि अरब देशों से आने वाले वो आक्रमणकारी जिन्होंने बार बार इस देश पर आक्रमण किया, उस समय पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाला राजस्थान भी चपेट में आया बार बार। इसलिए इन लोगों को मलेच्छ कहा जाता था। और मलेच्छों को मेद, और इनको मेद जाति भी कहा जाता था। तो मलेच्छों को पाटने वाला मेदपाट, और इसी मेदपाट से बना मेवाड़। इसलिए इसको मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं। बाकी मेवाड़ के प्राचीन नाम सीवी मिलते हैं, सीवी। महाजनपद काल में इसको सीवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। सीवी जनपद, यानी कि महाजनपद के समय भी यहाँ अस्तित्व था। इस मेवाड़ को सीवी के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में जो सीवी, जो मुख्य केंद्र था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का जो नगरी है, यही जो है प्राचीन काल का। उसके बाद में यहाँ पर इसका नाम मिलता है प्रागवाट भी। प्राचीन काल में इसको प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। तो प्रागवाट, सीवी, मेदपाट, ये सब मेवाड़ के नाम इस प्रकार से प्राचीन इतिहास में मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेवाड़ में जो शासन हुआ है वो कितने समय तक शासन हुआ है, किन किन लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, तो हम बात करते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा राजवंश कहलाता है।
लंबा राजवंश यानी कि सबसे लंबे समय तक यहाँ के राजवंश ने शासन किया और इस व्यवस्था की नींव रखी गई 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी से लेकर 1948 जब मेवाड़ रियासत राजस्थान एकीकरण के दौरान इस राजस्थान में शामिल न हो गई थी, तब तक का यह इतिहास माना जाता है। 1948 1948 ईस्वी तक जो है यहाँ का शासन जो है इन राजवंशों ने संचालित किया, जो 1382 वर्ष होते हैं। यानी कि 1382 लगभग 1400 वर्षों तक दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि इतने लंबे समय तक किसी वंश ने यहाँ शासन किया हो, लेकिन वो है मेवाड़। अगर हम बात करें कि 566 ईस्वी में गुहादित्य, तो यहाँ पर नींव रखने वाला व्यक्ति था इस राजवंश का आदि पुरुष गुहादित्य, और यहाँ 1948 में महाराणा भूपाल सिंह, गुहादित्य से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक का ये जो शासन है वो शासन इतने लंबे समय तक रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कि दुनिया का ये सबसे लंबा राजवंश माना गया। अच्छा, यहाँ पर जो है इन राजाओं की कुल देवी जो है उसको हम कहते हैं बाण माता। बाण माता को ब्राह्मणी माता भी कहते हैं। ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इनकी कुल देवी का मंदिर है जिसको हम कहते हैं बाण माता या ब्राह्मणी माता। तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले इस राजवंश के ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। और शुरुआत करने वाला यहाँ का जो मूल पुरुष है जिसे हम कहते हैं गुहादित्य या आदि पुरुष। यहाँ पर मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने झंडे के ऊपर लिखवाते थे, जो डर राखे धर्म को ती ही राखे करतार। ये मेवाड़ के राजाओं का झंडा होता था और इस झंडे को देखकर वो गर्व करते थे और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और अपनी मातृभूमि के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। तो झंडे के ऊपर लिखा जाता था, जो डर राखे धर्म को ती ही राखे करतार। इस लाइन का मतलब होता है कि जो इंसान अपने धर्म पर कायम रहता है भगवान उसकी रक्षा करता है। ते ही राखे करतार, यानी कि भगवान उसकी रक्षा करता है जो अपने धर्म पर कायम रहता है। इसलिए इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए लंबे संघर्ष किए। इनके आसपास मुस्लिम जो है राज्य होने के कारण बार बार मेवाड़ के ऊपर आक्रमण होते थे और उन्होंने उनको बार बार पराजित किया और अपने धर्म की रक्षा की। इसलिए इनको हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं और इनके ध्वज के ऊपर किस प्रकार के नाम मिलते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेवाड़ का एक उंदरी गांव भी काफी इंपॉर्टेंट है। उंदरी गांव का जो भील है, आज भी यहाँ की भीलों को इनके राजवंश के लोग मानते हैं। उंदरी गांव की जो भील होते थे वो इनका राज तिलक करते थे। राज तिलक ये भीलों से करवाते थे। महाराणा प्रताप तो भीलों के साथ ही रहे थे, इसलिए उनको भील बच्चे कीका के नाम से जो नाम होता है बच्चों का भीलों का, तो महाराणा प्रताप को भी कीका कहा जाता था। तो उंदरी गांव के भील अपने अंगूठे के रक्त से इनका राज तिलक करते थे। तो उंदरी गांव भी काफी महत्वपूर्ण है और भील जो है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। भील छापामार युद्ध प्रणाली में भी काफी महारत हासिल किए हुए थे। तो जब युद्ध होता था तो भील सेना भी इनके साथ में युद्ध लड़ती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। अकबर जैसे मुगल सेना भी उस भील सेना से कांपती थी, क्योंकि भील जो है गुरिल्ला वार में बहुत माहिर थे। यहां पर हम बात करते हैं इनके आदि पुरुष गुहादित्य की। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में यहां पर इस वंश की नींव रखी।
वंश की नींव, यानी कि ये इसका संस्थापक वैसे नहीं माना जाता है। राजवंश जो है इसका संस्थापक इसको मान सकते हैं, इसको हम आदि पुरुष कह सकते हैं या मूल पुरुष कह सकते हैं मेवाड़ के शासकों का। लेकिन इसने यहाँ सत्ता स्थापित नहीं की। सत्ता स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है वो है बप्पा रावल। तो बप्पा रावल जो है उन्होंने यहाँ पर 2 भैंसों की एक झटके में बलि चढ़ाने वाला और 32 मन की भारी पगड़ी, 16 गज का दुपट्टा और 35 हाथ की धोती और 2 बकरे भोजन करने वाला ये भीम का शरीर वाला बप्पा रावल ने 13 लाख सेना से मौर्य वंश के राजा मान मौर्य को एक ही झटके में पराजित करके यहां पर गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल की, और बप्पा रावल के शरीर के बारे में देश और दुनिया में दूर दूर तक चर्चा होती थी। ऐसा बप्पा रावल जो दुश्मन की सेना पर काल बन के बरसता था, ऐसा काल बनकर टूट पड़ता था, और ये काल भोज के नाम से प्रसिद्ध बप्पा रावल इस गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल की, और बप्पा रावल यहाँ गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, जिसने 734 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी थी हारित ऋषि के आशीर्वाद से। हारित ऋषि की गाय चराता था बप्पा रावल। हारित ऋषि की गाय चराने वाला इस बप्पा रावल ने मौर्य वंश का एक राजा हुआ करता था, जिसका यहाँ पर लंबे समय तक शासन था, और इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित किया था। इस मान मौर्य को पराजित करके यहाँ मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखने वाला वास्तविक संस्थापक कहलाता है बप्पा रावल, जिसने 734 से लेकर 753 ईस्वी तक शासन किया है यहाँ पर। इसलिए बप्पा रावल को इसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बप्पा रावल ने उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। कहां पर बनवाया? उदयपुर में। तो मंदिर का निर्माण इसने यहां पर करवाया था, और ये एकलिंग जी का पुजारी था बप्पा रावल। एकलिंग जी भगवान शंकर है, तो इनका पुजारी था बप्पा रावल, और इसलिए ये अपने आप को दीवान कहता था। यानी कि दीवान का मतलब होता है सेवक, यानी कि मैं एकलिंग जी का दीवान हूं, यानी कि मैं उनका सेवक हूं। इसलिए बप्पा रावल के बाद में यहां पर शासन करने वाले सभी राजाओं ने अपने आप को एकलिंग दीवान कहा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से राजवंश एकलिंग दीवान कहलाते हैं? तो मेवाड़ के राजा है जिनको एकलिंग दीवान कहते हैं। तो दीवान कहने का कारण यही है कि एकलिंग जी के मंदिर के ये पुजारी थे बप्पा रावल, और उसके बाद में आने वाले सभी जो है एकलिंग जी के दीवान बन गए। राजधानी नागदा, उदयपुर की नागदा क्षेत्र इनकी पहली राजधानी थी। बप्पा रावल ने मौर्यों को पराजित करके यहाँ पर अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी, और यहाँ पर हमें सबूत मिलते हैं एक सोने का सिक्का। यहाँ पर एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है जिसका वजन है 115 ग्रेन। जी हाँ, ग्रेन है, ग्राम नहीं है, ग्रेन है। तो ग्रेन आप सोच रहे होंगे ग्रेन क्या होता है, ग्रेन कितना बड़ा होता है? तो एक ग्रेन जो होता है वो 0.0648 ग्राम का होता है, यानी कि एक ग्रेन में इतना ग्राम होता है। तो ये 115 ग्रेन वजनी सोने का सिक्का नागदा से प्राप्त हुआ है, और उस सोने के सिक्के के ऊपर कुछ इस प्रकार के सिंबल बने हुए हैं। एक तो त्रिशूल है, और एक नंदी का चित्र यहाँ पर है, और एक शिवलिंग इस प्रकार से यहाँ पर बनी हुई है। तो शिवलिंग, त्रिशूल और नंदी के चित्रों वाले इस सिक्के से इनके धर्म के बारे में पता लगता है कि इनका धर्म क्या था, और एकलिंग जी के पुजारी के बारे में भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं इस सिक्के पर। तो इस सिक्के के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सिक्का कितना वजन का था, यानी कि नागदा से प्राप्त हुआ वो सिक्का कितने वजन का था? तो 115 ग्रेन का था, और ग्रेन में कितना ग्राम होता है तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो। बप्पा रावल जो है इसके पास 13 लाख की बहुत बड़ी विशाल सेना थी, और इसके ऊपर आशीर्वाद था हारित ऋषि का।
हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया और इसने मौर्यों की सेना को पराजित कर दिया। और उस समय मौर्य जो है काफ़ी ताकतवर शासक हुआ करते थे और उनको भी इसने पराजित किया था। तो ये था बप्पा रावल, जो मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। यहाँ पर मेवाड़ में 2 राजवंशों ने शासन किया है, हालांकि वो एक ही बिरादरी के आते हैं लेकिन उनका नाम अलग अलग है। यहाँ पर एक है गुहिल वंश और एक है सिसोदिया वंश। गुहिल वंश और सिसोदिया वंश, गुहिल वंश जो है वो गुहादित्य के कारण ये गुहिल कहलाए, और सिसोदिया वंश जो है वो सिसोदा, हमीर जो था, अमीर सिसोदा का जागीरदार था और इसलिए सिसोदा क्षेत्र के कारण वो जो है सिसोदिया कहलाए। आगे हम राणा हमीर को पढ़ेंगे, वहां से सिसोदिया वंश की शुरुआत होगी। तो तब तक हम गुहिल वंश के जो शासक थे अपने आप को रावल कहते थे, इसको रावल शाखा भी कहते हैं, और सिसोदिया वंश जो है राणा शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो 2 शाखा यहाँ पर हुई है, एक रावल शाखा और एक राणा शाखा। रावल शाखा का अंतिम जो शासक था वो रावल रतन सिंह था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था और वो अंतिम शासक था। उसके बाद में सिसोदिया वंश की शुरुआत यहाँ पर होती है और सिसोदिया वंश का पहला जो शासक था जिसको कहते हैं राणा हमीर। तो इस प्रकार से ये था बप्पा रावल, और बप्पा रावल के बाद में आगे हम पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में, रावल रतन सिंह। जी हाँ, रावल रतन सिंह से पहले भी कई छोटे छोटे राजवंश हुए हैं, राजा हुए हैं यहाँ पर। तो उन राजाओं की कोई खास विशेषता नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है रावल रतन सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह, जो समर सिंह का पुत्र था। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा शासनकाल रहा है रावल रतन सिंह का, और इस छोटे से शासनकाल में एक बहुत बड़ी घटना घटी। अति हर चीज की बुरी है। जी हाँ, अति हर चीज की बुरी है। एक्सेप्शन इज एवरीथिंग बैड। आप बहुत ज्यादा कुछ काम करते हो तो वो हार्मफुल है, बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो वो भी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा देखते हो तो वो भी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा खाते हो तो नुकसान। हर चीज में संतुलन जरूरी है। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के समय चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, और उसी समय चाणक्य ने अपने जो सिद्धांत लिखे उसमें लिखा कि अत्यधिक सुंदर पत्नी अपने पति की दुश्मन होती है। अत्यधिक सुंदर पत्नी अपने पति की दुश्मन होती है, यानी कि अति हर चीज की बुरी है। तो आज यही चीज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर थी, और उसी सुंदरता के कारण इस मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और उस समय इस मेवाड़ को, चित्तौड़गढ़ को तहस नहस कर दिया था। और उसके पीछे एक महिला। यहाँ पर हम टू द फैक्ट चलेंगे। यहाँ हम 2 किताबों की भी बात करेंगे जहाँ पर इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। चलो आप इसको समझने की कोशिश करें। रावल रतन सिंह जो था वो समर सिंह का पुत्र था। इनके पिता थे समर सिंह, और समर सिंह यहाँ इनके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी शासक थे। समर सिंह के समय भी दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली की सेना से, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से समर सिंह ने टैक्स वसूला था, और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बदला तो हम लेंगे। समर सिंह ने कहा कि यहाँ से जब आपकी सेना निकलेगी तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिना टैक्स हम आपकी सेना को नहीं निकलने देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम खिलजी हैं और हम ताकतवर हैं, और समर सिंह ने कहा कि हम गोहिल है और हम भी ताकतवर है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। अगर आपको युद्ध करना है तो भी आप देख सकते हो, खुली चुनौती दी थी। और वहां से अलाउद्दीन खिलजी ने भी, अब हम यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ के ऊपर आक्रमण की बात करेंगे। ऐतिहासिक आक्रमण यहाँ पर हुआ है, और इस आक्रमण के ऊपर यहाँ 2 किताबों में कारण लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर टू द फैक्ट बात करेंगे। यहाँ पर एक पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, लिखने वाला है अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, और इसने 1303 में यह ग्रंथ लिखा जिसको तारीख ए अलाई भी कहते हैं। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है तारीख ए अलाई। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण का कारण लिखा हुआ है, और इसने लिखा कि इस आक्रमण का मुख्य कारण था सामरिक
सामरिक, यानी कि यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली गुजरात, ये जो गुजरात है यहाँ समुद्री क्षेत्र से व्यापार होता था और दिल्ली और गुजरात के जो रास्ते के बीच में ये मेवाड़ पड़ता है। जब इनकी सेना यहाँ से निकलती थी तो मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था और यहाँ इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, क्योंकि ये बार बार टैक्स वसूलते थे और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परेशान करते थे, रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे ये राजपूत। ऐसा कहता है अमीर खुसरो अपने इस ग्रंथ खजाइन उल फतूह में, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आक्रमण करना पड़ा। इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर भी आक्रमण किया था, वो रणथंबोर भी इसी रास्ते पर आता है। तो उस प्रकार से लगातार यहाँ पर रणथंबोर के बाद में यहाँ चित्तौड़गढ़ के ऊपर, जालोर के ऊपर, ये जो आक्रमण हुए हैं जालोर के ऊपर, ये सामरिक नीति का ही कारण है। यानी कि अपने यहाँ से पूरा रास्ता साफ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। उसके बाद में देखो पद्मावत, एक किताब है पद्मावत, और इस पद्मावत में भी अलाउद्दीन खिलजी के इस मेवाड़ पर आक्रमण की कहानी लिखी है, जो काल्पनिक ज्यादा है और तथ्य उसमें कम है। तो इतिहासकार इसको सच नहीं मानते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी कल्पनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इसमें लिखी है, लेकिन फैक्ट बहुत कम है। तो यहां पर देखो पद्मावत 1540 में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना 1540 में की थी, और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था। किसका था? शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था और 1540 में, यानी कि 1303 में आक्रमण हुआ और 1540 में इतने लंबे समय के बाद में यहां पर यह ग्रंथ लिखा, तो कल्पनाएं तो आएगी। अमीर खुसरो ने आंखों देखा हाल लिखा यहाँ, इस युद्ध के बारे में आंखों देखा हाल भी इसमें बताया, क्योंकि अमीर खुसरो उस समय प्रेजेंट था और उसमें फैक्ट के साथ उसमें लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी इस पद्मावत ग्रंथ में लिखता है कि रावल रतन सिंह ने एक ऐसा तोता प्राप्त किया जो मनुष्य की तरह आवाज में बोलता था, और एक दिन सुबह भोर में 4 बजे उस तोते ने बोलना स्टार्ट किया कि भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ा देश है सिंगल द्वीप आज का श्रीलंका, और वहां पर एक राजा है गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की जो पुत्री है वो अति सुंदर है, अति सुंदर पुत्री है। और अब उसकी वो प्रशंसा करने लगा सुंदरता की, उसका नाक ऐसा है, उसके होंठ ऐसे, उसके कान ऐसे हैं और उसकी आंखें ऐसी है, बोलो इतनी सारी प्रशंसा की। तो यहाँ पर रतन सिंह ने कहा, सोचा कि अब मैं उस इतनी सुंदर जो राजकुमारी है उससे ही शादी करूं। तो यहाँ से रतन सिंह सन्यासी बनकर गया सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन, और सन्यासी बनकर जब वहाँ पहुँचा तो उसके बाद में जब 4-5 बार वहाँ चक्कर काटे तो राजा ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में वास्तविकता का पता लगा कि ये चित्तौड़गढ़ के शासक है, और उनको खुशी हुई और उन्होंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया रतन सिंह से, और कन्या को लेकर आ गए वो चित्तौड़गढ़। उसके बाद में जब रानी पद्मिनी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आई तो लोगों को, देखने वाले लोगों का तांता लग गया कि इतनी सुंदर रानी जो है चित्तौड़गढ़ में आई है। यहाँ पर एक राघव चेतन नाम का एक सैनिक, जो रतन सिंह की सेना में एक सिपाही था, ब्राह्मण था और तांत्रिक भी था, उसने उस पद्मिनी के महल के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए सुबह से शाम तक देखने के लिए। और एक दिन रावल रतन सिंह को पता लगा कि ये जो है इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है और तांत्रिक है, और ये कभी ऐसा नहीं हो कि पद्मिनी को अपने वश में कर ले। और राघव चेतन को उसने देश निकाला दे दिया रावल रतन सिंह ने, और राघव चेतन चला गया रतन सिंह के दुश्मन के पास, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा राघव चेतन, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको परमिशन नहीं दी। अलाउद्दीन खिलजी को संतरी ने बताया कि आपसे मिलने के लिए कोई दीनहीन व्यक्ति आया है, ऐसा बता रहा है कि मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलिए यहाँ से दीनहीन से अलाउद्दीन नहीं मिलता है। तो राघव चेतन ने कहा कि आप देखिए अलाउद्दीन है और दीन दुखियों से तो मिलना जो है आपके लिए ज़रूरी है, आपका नाम ही अलाउद्दीन है। तो अलाउद्दीन ने उसको अलाउ किया। अलाउद्दीन ने उस दीन को अलाउ किया, और अलाउ करने के बाद में उस राघव चेतन ने वो बात बताई
जो हीरामन तोते ने रावल रतन सिंह को बताई थी, और राघव चेतन ने अब पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया अलाउद्दीन खिलजी को, और कहा कि उसके पास ऐसी सुंदर जो है पत्नी है, और आप इस देश के इतने बड़े महान शासक है, वो तो आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से राजा को तैयार कर दिया युद्ध के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी अब आक्रमण के लिए तैयार हो गया। और अब पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। लंबे समय तक घेरा डाल कर रखा, और उसके बावजूद भी वहां पर घेरा नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रिक्वेस्ट किया रतन सिंह से कि एक बार मुझे पद्मिनी को दिखा दीजिए और शीशे में भी दर्शन करवा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। और उसके लिए वो एग्री हुआ, देखा और वापस गया। और वापस जाते समय और अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को पकड़कर जो है वो ले गया, यानी कि किडनैप कर लिया और दिल्ली ले गया। और वहाँ से मैसेज भेजा पद्मिनी को और राज परिवार के लोगों को कि पद्मिनी को पहुँचा दो, रतन सिंह को ले जाओ। उसके बाद में पद्मिनी ने अपने चाचा और भतीजे गोरा और बादल के नेतृत्व में एक सेना तैयार की, 1600 पालकियां तैयार की, और सैनिकों को महिलाओं के वेश में बिठाकर जो है बोला कि अभी पद्मिनी आ रही है हमेशा के लिए, और 1600 जो है रानियां जो दासियां उनके साथ में सेवा चाकरी के लिए रहेगी। ऐसी पद्मिनी है, सेवा चाकरी के लिए बड़ा जो है बड़ी संख्या में इनको दासियां चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको लेकर वो आ जाए। और जैसे ही वो लोग पहुँचे और उन्होंने कहा पद्मिनी एक बार अलाउद्दीन खिलजी जो है रिक्वेस्ट किया उनसे कि रतन सिंह को एक बार छोड़े, मिलने के लिए वो थोड़ा सा टाइम चाहती है। तो उन्होंने रतन सिंह को पद्मिनी से मिलने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया। और जैसे ही रतन सिंह को छोड़ा और पालकियों में जो सैनिक बैठे थे महिलाओं का वेश धारण करके, और उन्होंने जो उठकर जो आक्रमण कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया। उसके बाद में रतन सिंह को छुड़ाकर वो चित्तौड़गढ़ लेकर आ गए। चित्तौड़गढ़ लाने के बाद में वापस जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर भयंकर आक्रमण किया। और इस दौरान जीतने की कोई संभावना नहीं थी। रतन सिंह की सेना जो है गोरा और बादल के नेतृत्व में, और रतन सिंह ये सब लोग जो है केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी अपने 1600 अन्य राजपूत महिलाओं के साथ में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जलकर वो मर जाती है, अपने सतीत्व की रक्षा करने के उद्देश्य से। इस प्रकार से उन्होंने जौहर व्रत कर लिया। 26 अगस्त 1303 की यह घटना चित्तौड़गढ़ का पहला साका के नाम से प्रसिद्ध है। पहला साका चित्तौड़गढ़ का, लेकिन राजस्थान का पहला साका नहीं। राजस्थान का पहला साका जो है वो 1301 का रणथंभौर का कहलाता है। तो ये जो घटना है, इस घटना के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर इस पद्मावत में। ये काल्पनिक कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी वो इस पद्मावत नामक ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखते हैं। इतिहासकार इसको काल्पनिक मानते हैं, इसमें तथ्य बहुत कम है। और आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो उनका जो है लॉजिक हमेशा रहता है कि कोई भी बात है तो उसके पीछे फैक्ट होना चाहिए। मैंने भी अभी आपको बताई है, तो आप भी ये पूछ सकते हो कि इसमें कोई फैक्ट है क्या। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और फिर दोबारा आक्रमण किया, और इतना बड़ा राजा और एक रानी के लिए इतना बड़ा जो है वो सेना को बर्बाद कर देगा, इतना बड़ा जो धन खर्च कर देगा, इसमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात, रावल रतन सिंह जो है सिंगलदीप कैसे गया, कौन से प्लेन से वो चढ़कर गया, कौन से चार्टर्स प्लेन से, कौन से हेलीकॉप्टर से, उस समय कौन सा उड़न खटोला होता था, तो उसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी साहब कुछ नहीं लिखते हैं। यानी कि ये लंबी यात्रा उन्होंने क्या पैदल की थी, और पैदल अगर की थी तो छोटे से शासनकाल में इतना कार्य उसने कैसे कर दिया। 2 साल तक घेरा डालने की भी बात भी यहाँ पर की जाती है, और इतना लंबा इनका कार्यकाल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के फैक्ट न होने के कारण इतिहासकार जो है इसको काल्पनिक कहानी के रूप में लेते हैं। अभी पद्मावत जो पिक्चर आई थी पिछली बार, तो वो इसी मलिक मोहम्मद जायसी के इस ग्रंथ के ऊपर बनी है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ चित्तौड़गढ़ के ऊपर। आक्रमण तो हुआ था, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, आक्रमण हुआ है, और ये राजा और ये राजपूत सेना जो है लड़ते लड़ते मारे गए, केसरिया धारण कर लिया उन्होंने। और जौहर भी हुआ है 26 अगस्त 1303 को, ये जौहर हुआ है, और यहाँ केसरिया हुआ है जिसको साका कहते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर कब्जा करके इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था खिजराबाद, और खिजर खां उसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, और खिजर खां को सौंप दिया था। उसके बाद में यहाँ खिजर खां लंबे समय तक नहीं रह पाया। 1316 में यहाँ पर मुछला मालदेव, जो मुछला मालदेव था सोनगरा का, तो वहाँ उसने मुछला मालदेव को चित्तौड़गढ़ सौंप कर जो है वो चला गया खिजर खां। उसके बाद में यहाँ पर जो है इस प्रकार से आगे की घटना हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से
राणा हमीर ने यहाँ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करके जीत कर यहाँ सिसोदिया वंश की नींव रखी। रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद ये किला, जो चित्तौड़गढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ का जो साम्राज्य, इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था और फिर खिजर खां को सौंप दिया। खिजर खां ने इसको मुछला मालदेव को सौंप दिया और 1326 के आसपास इस किले के ऊपर यहाँ जयसारा नामक राजपूत का अधिकार था। तो यहाँ पर अब सिसोदिया वंश की नींव यहाँ पर पड़ेगी। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किस प्रकार से पड़ती है, देखो आप सभी ध्यान से देखना। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक जागीर है जिसका नाम है सिसोदा। सिसोदा एक जागीर का नाम है और सिसोदा का जो जागीरदार था उसका नाम मिलता है लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सिंह का पुत्र था अरि सिंह और अरि सिंह का पुत्र था हमीर। और इस हमीर ने जैसा नामक उस राजपूत की हत्या कर दी थी जिसने यहाँ पर कब्जा करके रखा था। तो यहाँ जैसा की हत्या 1326 में हमीर के द्वारा की गई और इसीलिए हमीर ने यहाँ पर सिसोदिया वंश की नींव रखी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिसोदिया वंश। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था रावल शाखा का गुहिल वंश। गुहिल वंश की रावल शाखा पढ़ी थी और अब हम सिसोदिया वंश की राणा शाखा स्टार्ट कर रहे हैं। तो राणा शाखा और इस सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है वो राणा हमीर कहलाया। तो यहाँ पर अरि सिंह के पुत्र हमीर ने जैसा की हत्या 1326 में करके यह स्थापित की थी और विषम घाटी पंचानन के नाम से हमीर को जाना जाता है। विषम घाटी पंचानन शब्द का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान बहुत ताकत लगाकर जो है काम करना, बहुत विकराल रूप धारण कर लेना और काल बनकर टूट पड़ना समस्या के ऊपर और जीत कर निकलना। तो हमें भी यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है। अभी पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है और विपरीत परिस्थितियां हैं हम सब लोगों की, और इन विपरीत परिस्थितियों में हमें भी शेर के समान ताकत लगा देनी चाहिए और दिमाग को खुला रखना चाहिए और संभावनाओं को और अवसर को तलाशना चाहिए। तो यहाँ पर विषम घाटी पंचानन के नाम से हमीर को जाना जाता है और ये इसका स्रोत मिलता है कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि हमीर विषम घाटी पंचानन था। अब ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसका है? यहाँ 1460 में राणा कुंभा के द्वारा इस प्रशस्ति की रचना करवाई गई और कुंभा का दरबारी कवि महेश भट्ट ने इस कीर्ति स्तंभ की रचना की थी और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की प्रमुख घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ विषम घाटी पंचानन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ के कौन से शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। यहाँ पर मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी इसको जाना जाता है। या मेवाड़ का उद्धारक प्रबल हिंदू राजा, देखो मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कहते हैं इसको कि मेवाड़ खतरे में चला गया था और अनेक जो है दुश्मनों ने आक्रमण करके यहाँ पर मेवाड़ को तहस नहस कर दिया था और वापस मेवाड़ को अपनी स्थिति में लौटाने का काम किया था राणा हमीर ने, इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का प्रथम उद्धारक भी कह सकते हैं। पाली के वो व्यापारी भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग देकर जो है उद्धारक का काम किया था, इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भी कहते हैं। यहाँ पर कर्नल टोड ने अमीर को प्रबल हिंदू राजा के नाम से बताया है कि प्रबल हिंदू राजा यानी कि बहुत ही साहसी राजा था ये, और साहसी राजा के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं कि सिंगोली का युद्ध हुआ था। सिंगोली पड़ता है बाड़मेर में वर्तमान में। 1351 में सिंगोली का युद्ध हुआ था और उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था, यानी कि तुगलक सत्ता दिल्ली में शासन कर रही थी और उस तुगलक सत्ता का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय आक्रमण किया था 1351 में और हमीर ने तुगलक की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, धूल चटा दी उसको और अपने मेवाड़ की रक्षा की, तो उद्धारक कहलाए। अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो है यहाँ पर मोकल शिलालेख में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण हमीर के द्वारा ही करवाया गया। तो
चित्तौड़ के अन्नपूर्णा माता का मंदिर के निर्माण के बारे में भी लिखा है कि हमीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वीर राजा की उपाधि का क्वेश्चन बनता है कि वीर राजा की उपाधि किसकी है, तो वो हमीर के बारे में है। इसकी जानकारी मिलती है कुंभा की रचना रसिक प्रिया में। कुंभा की रचना रसिक प्रिया में कुंभा जो है वीर राजा के नाम से, तो इस प्रकार से वीरता पूर्वक कार्य किया था राणा हमीर ने और बहुत ही साहसी राजा और मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाने गए और इनको हम सिसोदिया वंश के संस्थापक भी कहते हैं। तो यहाँ पर गुहिल वंश का संस्थापक की बात करें तो गुहादित्य जो गुहिलों का मूल पुरुष कहलाता है, लेकिन यहाँ मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो बप्पा रावल का नाम आता है और यहाँ सिसोदिया वंश की संस्थापक की बात करें तो राणा हमीर का नाम आता है। आप लक को कितना मानते हो, भाग्य को कितना मानते हो? भाग्य क्या होता है? ऐसा एक राजा जो भाग्यशाली राजा कहलाता है, बहुत भाग्यशाली था। मतलब भाग्यशाली का मतलब मैं आपको कहूँ कि आपको अचानक खजाना मिल जाए, बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, तो वो भाग्य ही है आपका। और मैं कहूँ कि आपके लिए सुख सुविधाएं जो है दूसरे लोग करके देते, तो वो किस्मत है। और एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो वो भी एक भाग्य की बात है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राणा लाखा की, मेवाड़ के ऐसे शासक जिनको लक्की मैन और भाग्यशाली राजा भी कहते हैं। मेवाड़ के वो शासक जिनको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। लक्ष्य में टोन आ रही है लक की, लक का मतलब होता है भाग्य। अब देखो किस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। आप लक्की मान लोगे तो आपको इसके जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है वो याद रह जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से, देखो ध्यान से देखना। राणा लाखा के समय जावर खान अस्तित्व में आई थी। सबसे बड़ी विशेषता है जावर खान। उदयपुर की जावर खान जो है ये उदयपुर में और चांदी की बहुत बड़ी खान है और वर्तमान में भी यहाँ पर जो है चांदी का प्रोडक्शन होता है और एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान जावर खान है। और जावर खान के कारण ही यहाँ पर मेवाड़ का आर्थिक सुधार हुआ था। बहुत बड़े स्तर पर जो है आर्थिक सुधार यानी कि धन मिलने के बाद में स्टार्ट कर दिया था आर्थिक सुधार के कार्य। पिछोला झील का निर्माण कोई दूसरा ही करवा कर चला जाए। बहुत बड़ी झील, पानी की उस समय बड़ी किल्लत रहती थी और झील बनाकर कोई चला गया, पिच्छू बंजारा, छितर बंजारा, चिड़ीमार बंजारा, जिसने झील का निर्माण करवा दिया राणा लाखा के समय। लकी है। यहां पर जो पिछोला झील है, पिछोला झील बुझड़ नदी इसमें गिरती है। एक नदी है जिसका नाम है बुझड़ नदी और ये इस झील के अंदर इस प्रकार से गिरती है और यहां से एक नदी निकलती भी है और उदयपुर की ये नदी सीसारमा कहलाती है। सीसारमा नदी, ये 2 नदियां जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब पिछोला झील का जो निर्माण करवाया था वो पिच्छू ने करवाया था, इसलिए इसका नाम पिछोला पड़ गया। पिच्छू बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। यहां पर इसमें 2 महत्वपूर्ण इमारतें हैं और वो इमारतें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस झील के अंदर 2 प्रमुख इमारतें हैं और उसमें एक का नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर। और दूसरे का नाम है, इस इमारत का नाम है जग निवास। जग निवास। देखो नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है, मंदिर और निवास। मंदिर पहले बना, निवास बाद में बना। 1651 में जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण 1651 में करवाया था। और जग निवास की बात करें तो यहां पर जगत सिंह सेकंड ने 1746 में जग निवास महल का निर्माण करवाया था। तो ये 2 इमारतें जो है, ये इमारतें पिछोला झील में है। पिछोला झील उदयपुर में है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो इस प्रकार से राणा लाखा के समय इस झील का निर्माण हुआ था और 2 नदियां, एक बुझड़ नदी और एक जो है सीसारमा नदी। उसके बाद में देखो लकी इसलिए भी है कि बुढ़ापे में हंसाबाई से विवाह हो गया था। बुढ़ापे में हंसाबाई से विवाह हो गया था
और हंसाबाई कौन थी? ये हंसाबाई मारवाड़ के एक शासक थे और मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की पुत्री थी और रणमल राठौड़ की बहन थी। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा का पुत्र था रणमल राठौड़ और उसकी बहन थी और इसकी सगाई हुई थी लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से। हंसाबाई बेटी थी राव चूड़ा की और इसकी सगाई हुई थी राणा चूड़ा के साथ। देखो यहां पर आपको चूड़ा कंफ्यूज कर सकता है, यहां दो चूड़े हैं, एक चूड़ा है राव चूड़ा और दूसरा चूड़ा है राणा चूड़ा। इन दो चूड़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो राणा चूड़ा और राव चूड़ा दो अलग अलग है। राव चूड़ा की तो बेटी थी और राणा चूड़ा के साथ इसकी सगाई हुई थी। राणा चूड़ा इस लाखा का बेटा था और सगाई हो रखी थी इस चूड़े के साथ में, लेकिन रणमल जो था, रणमल उस समय मारवाड़ से निष्कासित हो चुका था और वो तलाश रहा था अपने लिए कहीं जगह, क्योंकि उसको उत्तराधिकार नहीं मिला वहां पर। तो अब यहां रणमल ने चाल चली कि क्यों न बहना का विवाह लाखा से करवा दिया जाए और लाखा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और हो सकता है राजपाट यहां पर मिल सकता है। तो उसके दिमाग में इस प्रकार का आइडिया आया और उसने शर्त रखी लाखा के सामने कि अगर मेरी बहना से आप विवाह करते हो तो इसका पुत्र जो है, होने वाला पुत्र आपका उत्तराधिकारी बने। तो अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ करवा सकता हूं। और उस समय जो लाखा का बेटा था राणा चूड़ा एग्री हो गया था पिता के लिए और राणा चूड़ा ने उसको त्याग दिया और बोला कि ठीक है पिताजी, आप कर लीजिए शादी, मैं बिना शादी के रह जाऊंगा, बिना राजपाट रह जाऊंगा, मुझे उत्तराधिकार की आवश्यकता नहीं है और इस हंसा की होने वाली संतान को आप उत्तराधिकार दे देना। तो यहाँ पर राणा लाखा तैयार हो गया, बुढ़ापे में हंसाबाई से विवाह कर लिया और हंसाबाई के बाद में जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोकल, राणा मोकल। तो लाखा के बाद में उसका उत्तराधिकारी जो बना था वो राणा मोकल बना था। इस प्रकार से शर्त के साथ विवाह हुआ था हंसाबाई। तो ये हंसाबाई से राणा लाखा का विवाह हुआ था और विवाह इस शर्त पर हुआ कि इसका होने वाला पुत्र लाखा का उत्तराधिकारी बने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राणा लाखा जो है बहुत ही लकी व्यक्ति था। राणा लाखा के दरबार में दो प्रमुख जो है संस्कृत के विद्वान थे, जिसमें एक का नाम है झोटिंग भट्ट। दो संस्कृत के विद्वान, संस्कृत भाषा के बहुत ही महान जो है ये विद्वान थे और एक का नाम आता है धनेश्वर भट्ट। ये दरबारी कवि थे राणा लाखा के। तो इस प्रकार से राणा लाखा के बारे में तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दरबारी कवि जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट के बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि संस्कृत के महान जो है प्रकांड दरबारी कवि जोटिंग भट्ट किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो यहाँ पर राणा लाखा। तो लाखा के समय हमने पढ़ा कि जावर खान अस्तित्वमयी एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान और लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण छितर बंजारी ने करवाया था और लाखा के समय लाखा ने विवाह किया था हंसाबाई से। हंसाबाई किसकी पुत्री थी और किसके साथ सगाई हुई थी, ये थोड़ा कंफ्यूज आप दूर कर लेना, राव चूड़ा राणा चूड़ा वाला। तो इस प्रकार से ये राणा लाखा की खास विशेषताएं हैं। तो राणा लाखा अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था और उस समय उसने अपने पुत्र चूड़ा को बुलाया, राणा चूड़ा को बुलाया और साथ में अपने पुत्र मोकल को भी। चूड़ा को बुलाकर उसको समझाया, बोला कि मैं अभी ये जीवन छोड़कर जाने वाला हूँ, दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ और उत्तराधिकारी का हक आपका है, लेकिन मैं कुछ शर्तों में बंधा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उन शर्तों का पालन करें और आप अपनी जगह पर मोकल को उत्तराधिकारी बना दें और आप उसका संरक्षक बन जाएं। और राणा चूड़ा उसके लिए राजी हो गया और उसके बाद में लाखा की मृत्यु हो गई और मोकल लाखा के बाद में मेवाड़ का शासक बना। तो राणा मोकल 1421 में राणा लाखा की मृत्यु के बाद में यहाँ का शासक बनता है और 1433 तक यहाँ का शासक रहता है। 1433 में उसकी दासी पुत्रों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर राणा मोकल के परिचय की बात करें तो इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है। तो पिता का नाम क्या था? लाखा। और माता का नाम हंसा।
तो हंसा और लाखा के पुत्र राणा मोक्कल 1421 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे और इनके संरक्षक बने थे राणा चूड़ा। यहाँ पर राणा चूड़ा संरक्षक बना, लेकिन हंसाबाई को भड़काने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति तैयार बैठा था, क्योंकि वो बहुत ही लालची व्यक्ति था, राठौड़ रणमल। राठौड़ रणमल यहाँ मारवाड़ से निष्कासित होकर अब मेवाड़ में आ गया था लाखा की शरण में, और लाखा ने उसको एक जागीर दे दी थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ उससे। यहाँ पर उसने शादी इसीलिए करवाई थी कि मेरी बहना का जो होने वाला पुत्र है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा और मैं उसका मामा फिर जो है पर्दे के पीछे शासन में ही चलाऊंगा। तो ये सब करने के लिए उसने देखा कि यहाँ पर जो है संरक्षक बना दिया चूड़ा को, तो अब रणमल ने अपनी बहन हंसा को भड़काया इस चूड़ा के खिलाफ कि देखना ये मोक्कल की हत्या कर सकता है, क्योंकि हमने इसका हक छीना है, हमने इसकी राजगद्दी छीनी है, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो हंसा को अब शक होने लगा कि ये कहीं जो है चूड़ा कहीं मेरे बेटे को मारने दे। खाना खाने से पहले उसका खाना चेक करवाना, सोने से पहले उसके बिस्तर चेक करना, यानी कि मोक्कल के पीछे पीछे, मोक्कल और चूड़ा जहाँ जहाँ जाते उसके पीछे पीछे हंसा लगी रहती। और ये चूड़ा बेचारा परेशान हो गया, सीधा साधा आदमी परेशान हो गया। उसके बाद में ये सब यहाँ मेवाड़ छोड़कर परेशान होकर मांडू चला गया। और उसके बाद में अब रणमल ने राजनीति में हस्तक्षेप किया। यहाँ से मेवाड़ की राजनीति में राठौड़ों का हस्तक्षेप होता है। रणमल राठौड़ जो मारवाड़ से आया था और यहाँ पर हंसा उसकी बहन थी, और हंसा और रणमल, अब चूड़ा के जाने के बाद में हंसा उसकी संरक्षिका बन गई। मोक्कल, क्योंकि 12 वर्ष का अल्पायु में मोक्कल तो शासक बना था, छोटे बच्चे को पता भी नहीं था राजकार्य कैसे चलाते हैं, तो अब संरक्षिका बनी हंसा, और यहाँ पर जो है हंसा को गाइड कर रहा है रणमल राठौड़ उसका भाई। तो यहाँ पर जो है अब उसने ऐसी ऐसी सेना पदों पर और बड़े बड़े जो विभागों में जो नियुक्तियां करवाई, वो राठौड़ों की नियुक्तियां करवा दी, और राठौड़ों की जो है सत्ता धीरे धीरे उसने स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इस प्रकार से रणमल का हस्तक्षेप बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा था। निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर का नाम आता है समीदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ में है ये मंदिर। उसका जीर्णोद्वार करवाया है राणा मोक्कल ने। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ये पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, और परमार राजा भोज ने इसका प्राचीन काल में निर्माण कराया था। इसी के खंडहरों पर वापस जो है पुनः निर्माण हुआ है समीदेश्वर मंदिर, जिसको मोक्कल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मोक्कल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया है। अगर हम मोक्कल की विजयों की बात करें तो उसने 2 युद्ध जीते हैं मोक्कल ने, और ये युद्ध भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक रामपुरा का युद्ध 1428 को हुआ था, नागौर के शासक फिरोज खां को इसने पराजित किया है, और दूसरा जिलवाड़ा का युद्ध 1433 में हुआ और गुजरात के शासक अहमद शाह को पराजित किया इसने। 2 युद्ध जो है मोक्कल ने लड़े हैं। उसके बाद में मोक्कल की यहाँ पर हत्या हो जाती है 1433 में। 1433 में मोक्कल की हत्या 2 दासी पुत्र कर देते हैं। यहाँ पर जो दासी पुत्र है चाचा और मेरा, ये खेता की दासी थी और उन दासी के पुत्र थे। प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं की शादियाँ होती थी तो रानी के साथ में कुछ दासियाँ आती थी उनकी सेवा के लिए, और कई बार जो है वो दासियाँ प्रेग्नेंट हो जाती, और फिर उनके जो पुत्र होते थे वो दासी पुत्र अनोरस पुत्र के नाम से जाने जाते थे। तो इसी प्रकार से 2 पुत्र जो अपना हक मान रहे थे, चाचा और मेरा, वो भी हक जता रहे थे कि हमारा खून भी वही है, लेकिन दासी के है तो क्या हुआ, हमारा पिता तो राजा था यहाँ का। तो इस प्रकार से इनको महपा पंवार नामक एक सामंत था, उसने भड़का दिया और 2 पेग लगाकर जो है बोला कि जाओ और मोक्कल को मार दो, मोक्कल में कुछ भी नहीं है और हक आपका है अब। तो यहाँ पर जो है चाचा और मेरा ने मिलकर मोक्कल की हत्या कर दी है। 1433 में मोक्कल की यहाँ पर हत्या हो जाती है। उसके बाद में मोक्कल का जो पुत्र हुआ वो राणा कुंभा, और राणा कुंभा अब इस हत्या का बदला लेगा, और राणा कुंभा राठौड़ों की सत्ता से यहाँ पर स्वतंत्र करवाएगा मेवाड़ को। राठौड़ों की जो हस्तक्षेप हो रहा था इस राजनीति में, उससे स्वतंत्र करवाएगा, और बहुत बड़े स्तर पर जो है निर्माण कार्य और युद्ध भी लड़ेगा। तो महाराणा कुंभा के नाम से भी उनको जाना जाता है, क्योंकि राणा ने वो महाराणा थे। तो अब हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे
महाराणा कुंभा, और कुंभा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेकंड पार्ट आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा मैं, और वो सेकंड पार्ट कल आप ज़रूर देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट जो है यहीं पर याद हो जाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।